ऑलराइट बच्चों, सभी लोग है ना सामने एजेंसी के नोट्स रखना। ओके, पूरा एजेंसी को हम लोग रिवाइज करने वाले हैं एंड मेरे को ऐसा लगता है एजेंसी बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत गड़बड़ करके रिवीजन नहीं करेंगे। इट विल टेक 2 लेक्चर्स, 2 लेक्चर्स लगना चाहिए एजेंसी के पूरे रिवीजन के लिए, नहीं तो गड़बड़ में होगा और फिर मजा नहीं आएगा उसमें, है ना। तो हम लोग दो सेशंस लेंगे एजेंसी को रिवाइज करने के लिए, आज और कल, ऐसे 2 सेशंस में एजेंसी पूरा रिवाइज हो जाएगा, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट विद एजेंसी बेसिक। कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी का कैसे होता है, फटाफट फटाफट आपको आंसर करना है, पूरा इन्वॉल्वमेंट चाहिए मेरे को। मैंने कल भी बताया था, जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है वही क्लास में बैठो, राइट। और पूरा है ना आंसर करने का ट्राई करो, और अगर नहीं आता है तो नोट सामने ही है, देख के बताओ बट आंसर बोलना है, ठीक है। एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में 2 ही लोग होते हैं, एक है आपका प्रिंसिपल, दूसरा है एजेंट। एजेंट रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल को, राइट। तो एजेंट जो है कस्टमर या सप्लायर से इंटरेक्ट करता है। एजेंट पूरे काम किसके लिए कर रहा है, अपने प्रिंसिपल के लिए कर रहा है। इसलिए यहां पे बहुत बेसिक रूल ऐसा है कि एजेंट जब भी कुछ काम करेगा वो काम उसने खुद के लिए नहीं किया है, प्रिंसिपल के लिए किया है। दैट्स व्हाई प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ एजेंट। इसलिए एजेंट का कैपेसिटी उतना मैटर नहीं करता है। एजेंट जो है वो माइनर भी चलेगा, एजेंट इंसॉल्वेंट पर्सन भी चलेगा एक बार का, राइट। बट प्रिंसिपल कंपिटेंट होना चाहिए, प्रिंसिपल का कैपेसिटी होना चाहिए। प्रिंसिपल माइनर नहीं चलेगा, प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट नहीं चलेगा, ठीक है। प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ एजेंट। प्रिंसिपल वो ही काम के लिए, एजेंट के वो काम के लिए लायबल रहेगा जो लॉफुल काम है, प्लस जो काम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एजेंट ने किया। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब रूटीन एक्टिविटी, है ना, रेगुलर काम के लिए वो लायबल रहेगा, राइट। अच्छा, और यहाँ पे लिखा भी है ये साउंड माइंड का होना चाहिए और ये कंपिटेंट भी होना चाहिए, राइट। एक और पॉइंट यहाँ पे एक हमने डिस्कस किया था, नो कंसिडरेशन इज नीडेड फॉर क्रिएशन ऑफ एजेंसी। मतलब कभी कभी एजेंसी क्रिएट होता है विदाउट एनी कंसिडरेशन। कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल? हस्बैंड और वाइफ में एजेंसी क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली, ऑपरेशन ऑफ लॉ से, है ना। कौन प्रिंसिपल और कौन एजेंट है? हस्बैंड प्रिंसिपल, वाइफ एजेंट है। लॉ ने अज्यूम किया है, वहां विदाउट कंसिडरेशन एजेंसी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चों ये देखो, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देना है वो भी बताऊंगा, राइट। मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी। एजेंसी टोटल 4 तरीकों से क्रिएट होता है। फर्स्ट इज एक्सप्रेस एग्रीमेंट। एक्सप्रेस एग्रीमेंट मतलब प्रिंसिपल एजेंट को या तो बोल के एजेंट बना सकता है, या तो मैं किसी को राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट करके भी किसी को एजेंट बना सकता हूं, राइट। एक्सप्रेस एग्रीमेंट से एजेंसी क्रिएट होता है। नेक्स्ट, इंप्लाइड अथॉरिटी से भी एजेंसी क्रिएट हो सकता है, जैसे कि यहां लिखा है एजेंसी बाय एस्टॉपल, एंड सेकंड इज एजेंसी बाय नेसेसिटी। ये वाला पॉइंट खतरनाक है अगर आपको याद आ रहा है तो, ठीक है। एजेंसी बाय एस्टॉपल क्या होता है? कभी कभी कोई पर्सन के बिहेवियर की वजह से भी एजेंसी क्रिएट होता है, दिस इज कॉल्ड एज एजेंसी बाय एस्टॉपल। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस एजेंसी बाय एस्टॉपल में ये एक एग्जाम्पल आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। देखो ये एग्जाम्पल आपको याद दिला रहा हूं। सपोज ए इज प्रिंसिपल, ए इज प्रिंसिपल, बी इज एजेंट, बी कौन है? एजेंट है, ठीक है। एंड सी इज सप्लायर, सी कौन है? सप्लायर है, ठीक है। प्रिंसिपल एजेंट को बोलता है जाओ जाके सप्लायर से क्रेडिट पे सामान परचेस करना, है ना। एक बार ऐसा हुआ कि प्रिंसिपल ने एजेंट बोला सप्लायर से उधारी पे सामान खरीदो, ठीक है। दूसरी बार भी ऐसे हुआ, तीसरी बार भी ऐसे हुआ। कितने बार हुआ टोटल? 3 बार ऐसे हो चुका है कि प्रिंसिपल एजेंट को परमिशन दे रहा है उधारी पे सामान खरीद के आओ, ऐसा बोल रहे हैं, है ना। और तीनों भी बार जब भी एजेंट ने ये सामान खरीदा, पेमेंट कौन कर रहा है? प्रिंसिपल पेमेंट कर रहा है। इससे सप्लायर के दिमाग में क्या इमेज बन रहा है बताओ? कि एजेंट को प्रिंसिपल ने पावर दिया है, परमिशन दिया है कि वो उधारी पे सामान खरीद सकता है, और जब भी एजेंट उधारी पे सामान खरीद रहा है उसका बिल कौन पे कर रहा है? ईमानदारी से प्रिंसिपल पे कर रहा है, ठीक है। 3 बार ऐसे हो चुका है, ठीक है। तो सप्लायर के दिमाग में ऐसा इमेज बन चुका है, इसको बोलते हैं कस्टम। इसको क्या बोलते हैं? कस्टम, ठीक है। अब क्या होता है? 4th टाइम, चौथी बार क्या होता है? चौथी बार यहां पे अब ए जो है वो बी को कैश दे के भेजता है, पैसे दे रहा है, और पैसे देके वो बोलता है अब की बार पैसे देके गुड्स परचेस करना, उधारी पे सामान नहीं खरीदना है। किसको बोला?
प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला, राइट? बट एजेंट अब की बार भी सप्लायर से उधारी पे सामान परचेस कर रहा है ना? आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना है यहां पे, क्या अभी भी ये पेमेंट सप्लायर प्रिंसिपल से मांग सकता है? बट यार एजेंट ने तो बराबर काम नहीं किया, एजेंट को इस बार पैसे दिए थे, गलती भले एजेंट की हुई है, बट सप्लायर के एंगल से इसको सोचना, जो चीज पहले 3 बार हो चुकी है वो चौथी बार भी हो सकती है, ऐसा कौन अज्यूम करेगा? सप्लायर। इसके पहले 3 बार एजेंट को पावर दिया गया था उधारी पे सामान खरीदने का, तो चौथी बार भी वो पावर रहेगा, ऐसा अजम्पशन कौन करेगा? सप्लायर। इधर एजेंसी एक्चुअली नहीं है, बट एजेंसी जबरदस्ती अज्यूम किया जा रहा है, इस अजम्पशन की वजह से जो एजेंसी बना है, दिस इज कॉल्ड एज एजेंसी बाय एस्टॉपल। समझ में आया क्या? एस्टॉपल का कॉन्सेप्ट क्या है? जो चीज पहले हो चुकी है वो आगे भी होगी ऐसा लोगों को लगता है, उसको बोलते हैं एस्टॉपल, है ना? और अभी अगर सप्लायर ऐसा बोलेगा प्रिंसिपल को कि इस बार का भी पेमेंट करना पड़ेगा, प्रिंसिपल मना नहीं कर सकता। अगर प्रिंसिपल मना करेगा तो लॉ उसको रोकेगा। रोकना मतलब टू स्टॉप, टू स्टॉप से आता है एस्टॉपल का कॉन्सेप्ट। याद आया क्या? बस ये एक एग्जाम्पल दिमाग में रखो, आपका वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एजेंसी कैसे क्रिएट होता है। फर्स्ट क्या है? एक्सप्रेस एग्रीमेंट, या तो बोल के या तो लिख के। नेक्स्ट इज इम्प्लाइड अथॉरिटी, जिसमें अभी मैंने आपको एजेंसी बाय एस्टॉपल बताया। उसके बाद एक और बहुत सही कॉन्सेप्ट लिखा है, एजेंसी बाय नेसेसिटी। बच्चों बिलीव दिस और नॉट, एजेंसी बाय नेसेसिटी इंस्टीट्यूट का फेवरेट है। इंस्टीट्यूट ने भर भर के केस लॉस बनाया इसके ऊपर। ठीक है, एजेंसी बाय नेसेसिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट अगर अभी तक मार्क नहीं किया है तो। एजेंसी बाय नेसेसिटी में क्या होता है? बहुत सिंपल सा आपको एग्जाम्पल याद दिला रहा हूं, देखो याद आ रहा है क्या? ठीक है, प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल एजेंट को मैंगोस भेजता है, मैंगोस, ठीक है, कंसाइन कर रहा है। क्या कर रहा है? कंसाइन कर रहा है, ठीक है। और एजेंट को बोलता है ये मैंगोस आगे आपको दिल्ली सेल करना है। सपोज एजेंट बैठा है मुंबई में, एजेंट किधर है? मुंबई। प्रिंसिपल ने एजेंट को मुंबई में ये आम दिए और आम को बेचने के लिए बोल रहा है। कहां बेचना है? दिल्ली बेचना है। अब एक क्वेश्चन का आंसर करो, अगर मान लो जब एजेंट को मैंगोस मुंबई में मिले थे, सपोज ऐसा करो कि वो मैंगोस की हालत बहुत खराब थी और वो एजेंट क्या करते पता है? दिल्ली आगे बेचने के बजाय उसको मुंबई में सेल कर रहा है। तो आपको बस इतना बोलना है, क्या ये एजेंट सही काम कर रहा है? पहले तो अगर एजेंट ने यहां पे मुंबई में उसको सेल किया तो पहली चीज साफ साफ उसने अपने प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया। प्रिंसिपल ने क्या बोला था? कहां बेचना है? दिल्ली। वो कहां बेच रहा है? मुंबई। बट बच्चों एजेंट अगर ऐसा करता है तो उसके पीछे 2 रीजंस चाहिए। फर्स्ट रीजन इज कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं था, एंड सेकंड रीजन इज गुड फेथ में उसने अपने प्रिंसिपल का नुकसान बचाने के लिए क्या किया? दिल्ली में भेजने की जगह उसने कहां भेज दिया? उसको मुंबई में सेल कर दिया, ताकि ये एक्ट की वजह से वो नुकसान होने से बचाए। अगर एजेंट कभी कभी इमरजेंसी में एक्ट करता है, कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, प्रिंसिपल को कॉल कर रहा है, फोन नहीं लग रहा है, और उसने इमरजेंसी में उसको मुंबई में सेल कर दिया ताकि प्रिंसिपल का ज्यादा नुकसान ना हो, इन दैट केस दिस एजेंसी इज ऑल्सो अ वैलिड एजेंसी। इधर एजेंसी जो क्रिएट हुआ है उसको बोलते हैं एजेंसी बाय नेसेसिटी। समझा? बोलो हाँ है ना? इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको 2 पॉइंट्स लिखना है। क्या 2 पॉइंट्स लिखना है? कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं था इसलिए एजेंट ने गुड फेथ में एक्ट किया, तो एजेंसी वैलिड होगा। बराबर? चलो ठीक है, ये हो गया। अच्छा, गुड फेथ मतलब अच्छे इंटेंशन से, है ना? खुद का कॉमन सेंस यूज करना है। प्रिंसिपल का लॉस हो रहा है, उसको लग रहा है, तो लॉस को कम करने के लिए उसने ऐसा कुछ एक्ट किया है, तो उसको लॉ वैलिड एजेंसी मानता है। नेक्स्ट इज एजेंसी ऑपरेशन ऑफ लॉ से भी क्रिएट होता है। ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब ऑटोमेटिक, है ना? बताओ ना, ऑटोमेटिकली एजेंसी किधर क्रिएट होता है? अभी बताया मैंने आपको थोड़ी देर पहले। हस्बैंड और वाइफ में शादी होते ही लॉ हस्बैंड को प्रिंसिपल मान रहा है, वाइफ को एजेंट मान रहा है, उधर भी एजेंसी क्रिएट हुआ है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। एक और एग्जांपल, पार्टनरशिप फर्म अगर आपने स्टार्ट की तो जितने भी पार्टनर्स है वो एक दूसरे के एजेंट होते हैं। हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है, हर पार्टनर आपस में एक दूसरे का एजेंट होता है। इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी। और डिस्कशन कब होगा? पार्टनरशिप एक्ट में, ठीक है। एंड लास्ट, एजेंसी बाय रैटिफिकेशन। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। एजेंसी बाय रैटिफिकेशन में 2 लोग होते हैं, एक
ऐसा एजेंट जो एजेंट नहीं है बट एजेंट बनने का नाटक कर रहा है, बताओ ऐसे एजेंट को क्या बोलते हैं? प्रिटेंडेड एजेंट। ये एजेंट है क्या? नहीं, ये एजेंट बनने का ढोंग कर रहा है क्या, नाटक कर रहा है क्या? यस। अच्छा, ये एजेंट मार्केट में सबको जाके क्या बोल रहा है, अरे मैं एजेंट हूं, मेरा प्रिंसिपल कोई और पर्सन है, और जिस पे इसने प्रिंसिपल का इल्जाम लगाया है उसको क्या बोलते हैं? उसको सिर्फ प्रिंसिपल नहीं बोलना है, उसको क्या बोलना है? एलिजेड, एलिजेड प्रिंसिपल बोलना है। समझा क्या? ठीक है, तो बच्चों दो लोग कौन होंगे? एलिजेड प्रिंसिपल, प्रिटेंडेड एजेंट। एग्जाम्पल फिर से याद दिला रहा हूं, देखो प्रिटेंडेड एजेंट ने जनवरी से लेके मार्च 3 महीने लगातार मार्केट में लोगों से उधारी पे सामान परचेस किया है, 1 करोड़ का क्रेडिट पे सामान परचेस कर रहा है, ठीक है। और इसने क्या बोला सबको? इसने सबको बोला ये सामान जो मैं खरीद रहा हूं ये मैं मेरे प्रिंसिपल के लिए खरीद रहा हूं, और ये प्रिंसिपल जो है कोई बहुत फेमस पर्सन का इसने नाम बोल दिया, सपोज मुकेश अंबानी, ठीक है। किसको इसने अपना प्रिंसिपल बनाया? मुकेश अंबानी। सब लोगों ने मुकेश अंबानी का नाम सुन के इसको गुड्स बेच दिया उधारी पे। कितना यहां पे पेमेंट बाकी है? 1 करोड़। अब बच्चों 3 महीने के बाद जब एलिजेड प्रिंसिपल को ये समझ में आता है कि उसके झूठे नाम को लेके यहाँ पे उसका नाम लेके कोई पर्सन झूठ ये अफवाह फैला रहा है कि ये प्रिंसिपल और ये एजेंट है, तो अब इसके पास ऑप्शंस होंगे 2। या तो ये प्रिटेंडेड एजेंट के इस नाटक को एक्सेप्ट कर लेगा और उसकी गलती को सुधार लेगा। अगर गलती को सुधारता है तो यहाँ पे एजेंसी बाय रैटिफिकेशन क्रिएट होता है। बट अगर अलेजेड प्रिंसिपल ने मना कर दिया तो अब ये प्रिटेंडेड एजेंट खुद पर्सनली लायबल होगा। ये 1 करोड़ का अमाउंट उसको खुद को अपने जेब से पे करना पड़ेगा। समझा? ठीक है। बट अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको? मैं आपको पढ़ा रहा हूं एजेंसी बाय रैटिफिकेशन। रैटिफिकेशन मतलब गलत काम किसने किया था? प्रिटेंडेड एजेंट ने। और उसके गलत काम को कौन सुधार रहा है, कौन करेक्ट कर रहा है, कौन रैटिफाई कर रहा है? अलेजेड प्रिंसिपल। एक क्वेश्चन का आंसर करो, अगर अलेजेड प्रिंसिपल ने अपने प्रिटेंडेड एजेंट के काम को रैटिफाई किया तो आधे अधूरे काम के लिए रैटिफिकेशन होता है या पूरे काम के लिए? पूरे काम के लिए। अच्छा, और रैटिफिकेशन कब से होगा? अप्रैल में अगर रैटिफाई कर रहा है तो अप्रैल से आगे के काम के लिए होगा या पहले से काम के लिए होगा? पहले से होगा। इसके लिए इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं? मतलब जनवरी से लेके मार्च तक का पूरा हिसाब आप उसको पे करना पड़ेगा। सही है। रैटिफाई मतलब गलती को सुधारना ना, तो गलती कब से कब हुई है? जनवरी से मार्च, तो रैटिफिकेशन शुरुआत से ही होता है। क्लियर है? पक्का? एक चीज और बताओ जल्दी से, रैटिफिकेशन लॉफुल एक्ट्स का होगा या अनलॉफुल एक्ट्स का? लॉफुल एक्ट्स का। एक और पॉइंट बच्चों, रैटिफिकेशन जब भी होगा ना, रैटिफिकेशन जब भी किया जाता है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रैटिफिकेशन करते समय आपको ये देखना होगा कि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब और रैटिफिकेशन दोनों समय प्रिंसिपल शुड बी इन एग्जिस्टेंस। मैंने आपको कंपनी का एग्जांपल बताया था। प्रमोटर ने कंपनी बनने के पहले कुछ काम किया, कंपनी बनने के बाद कंपनी अब उसके काम को रैटिफाई नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जब काम होता तब प्रमोटर तब कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं थी, प्रिंसिपल एग्जिस्टेंस में चाहिए दोनों भी समय। बराबर है क्या? ठीक है बच्चों, ये देख लो यहां पे नीचे, इसको स्क्रॉल करके इधर से आपको बता रहा हूं, सुनो। ये है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड रैटिफिकेशन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? इट मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस मतलब बोल के रैटिफाई हो सकता है, इम्प्लाइड मतलब एक्शन से भी रैटिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, नॉलेज रिक्विजिट फॉर वैलिड रैटिफिकेशन। ये तो मैंने कितने बार डिस्कस किया बच्चों, सुनो अच्छे से। जब भी एजेंट ने गलत काम किया है, वो गलत काम को अपना प्रिंसिपल रैटिफाई करता है, तो एजेंट की जिम्मेदारी है उसको हर एक इंफॉर्मेशन शेयर करे, हर एक कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल्स दे, कौन से सप्लायर से कौन से डेट को कितने रुपए का सामान खरीदा है, सब बताना पड़ेगा, है ना बच्चों। मैंने आपको ऑलरेडी क्या बताया था, वैसे भी एजेंट की ड्यूटी होती है कि उसको हर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताना ही पड़ता है। बताया था क्या? एजेंट सीक्रेट कोई रख सकता है? नहीं। एजेंट और प्रिंसिपल में फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है। फिड्यूशरी मतलब भरोसे का। तो यहां पे लॉ वही बोल रहा है, प्रिंसिपल मस्ट हैव फुल नॉलेज ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स फॉर रैटिफिकेशन। उसको पूरी जानकारी होना चाहिए। अगर एजेंट ने शेयर नहीं किया तो वैलिड नहीं होगा रैटिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट, होल ट्रांजैक्शन मस्ट बी रैटिफाइड। अभी बताया, आधे अधूरे काम को आप रैटिफाई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं बोल सकता 1 करोड़ में से मैं सिर्फ 20 लाख दूंगा, 80 लाख तू तेरा देख ले। नहीं चलेगा भाई, करना है पूरा करो, नहीं तो पूरा ही मना कर दो।
देयर इज नो मिडवे, है ना। रैटिफिकेशन कैन नॉट इंश्योर थर्ड पर्सन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि रैटिफिकेशन के चक्कर में कोई तीसरे पर्सन को नुकसान हो रहा है। इसमें ये एग्जांपल आपको याद रहेगा, देख लो। लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को बोला कि तेरे को अगर मैं निकालूंगा मेरे मकान से तो 3 महीने पहले नोटिस दूंगा। कितने महीने पहले? 3 महीने पहले, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे बच्चों बाला नाम के एक पर्सन है, ये प्रिटेंडेड एजेंट बन रहा है। किसका एजेंट बन रहा है? लैंडलॉर्ड का। ये चीज बताओ, जो काम लैंडलॉर्ड ही नहीं कर सकता है, लैंडलॉर्ड क्या 3 महीने के पहले बहुत शॉर्ट नोटिस पे टेनेंट को निकाल सकता है क्या? नहीं। तो क्या यहां पे प्रिटेंडेड एजेंट यहां पे इसको विदाउट नोटिस निकाल सकता है क्या? नहीं निकाल सकता। अगर ये इसको निकालेगा, इसके काम को रेटिफाई कैसे करेगा? ये काम ये खुद नहीं कर सकता, तो ये कैसे करेगा यार? रेटिफिकेशन वही काम का होना चाहिए जो काम से किसी तीसरे को नुकसान ना हो, है ना। अगर ये इसके गलत काम को ये रेटिफाई कर देगा तो यहां पे टेनेंट जो थर्ड पार्टी उसका नुकसान हो जाएगा, समझा? ठीक है, नेक्स्ट और क्या लिखा है? रेटिफिकेशन मस्ट बी विद इन रीजनेबल टाइम। बच्चों रीजनेबल टाइम मतलब वो हर केस के ऊपर डिपेंड करता है ना, क्या रीजनेबल होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनवरी से लेके मार्च तक गलत काम किया प्रिटेंडेड एजेंट ने और दिसंबर में वो रेटिफाई कर रहा है। भाई इतना टाइम मत लगाओ, रेटिफिकेशन जल्दी होना चाहिए। अगर आपको ये एक्सेप्ट करना है, बता दो कि आपकी गलती को मैं एक्सेप्ट करो एज अ प्रिंसिपल। नहीं करना है, मना कर दो, है ना। रेटिफिकेशन रीजनेबल टाइम में होना चाहिए। रीजनेबल क्या है? ये इसका कोई एक आंसर नहीं होता है। रीजनेबल टाइम हर केस के फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। कोर्ट डिसाइड करती है रीजनेबल टाइम कौन से केस में कितना है। दिमाग लगाओ मत खुद का, ठीक है। और ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन करना जरूरी है, मतलब बता दो सबको कि भाई वो एक्ट को रेटिफाई कर रहा है। ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स है वैलिड रेटिफिकेशन के, ठीक है। कौन सा पॉइंट कंप्लीट किया? ये वाला देखो, 4 तरीकों से एजेंसी क्रिएट होता है। फिर से रिपीट करो, कौन से 4 तरीके? फर्स्ट कौन सा है? इसमें 2 कौन से आएंगे? ओरल एंड रिटन। इम्प्लाइड में 2 कौन से हैं? एस्टॉपल, नेसेसिटी। थर्ड कौन सा है? ऑपरेशन ऑफ लॉ। 2 एग्जांपल्स, हस्बैंड वाइफ, पार्टनर्स। और लास्ट कौन सा है? रेटिफिकेशन। 2 लोग होते हैं, कौन? नाटक करने वाला एजेंट, क्या बोलते हैं उसको? प्रिटेंडेड एजेंट। जिसपे इल्जाम लगा है वो प्रिंसिपल, एलिजेड प्रिंसिपल। बता दिया सब, राइट। चलो इसके बाद में बच्चों देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है, चलो ठीक है ये छोटा पॉइंट पहले बता देता हूं आपको। एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। नॉर्मल केस में एजेंट जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का काम करता है वो 188 में कवर होता है। कौन से सेक्शन में? 188 मतलब क्या? 188 बोलता है कि अगर एजेंट ने लॉफुल काम किया। कौन सा काम? लॉफुल काम, प्लस अपने औकात में रह के काम किया। अपने औकात में रह के मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इसके लिए कौन लायबल होगा? प्रिंसिपल। कभी कभी एजेंट अपनी औकात की रेखा पार करता है ना, और इमरजेंसी में उसने ऐसा कुछ काम किया जिसका उसको परमिशन नहीं था, तो भी वैलिड होगा। प्लीज बताओ, अब भी मैंने बताया इमरजेंसी में अगर एजेंट ने कुछ ऐसा काम किया जिसका उसको परमिशन नहीं था तो वैलिड कब होगा? कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है और एजेंट ने गुड फेथ में एक्ट किया जिससे प्रिंसिपल का नुकसान ना हो या फिर नुकसान होने से बचे, तो फिर उसको हम लोग वैलिड एजेंसी बोलते हैं। ये सेक्शन को लिंक करना है एजेंसी बाय नेसेसिटी से। किससे करोगे? मैं आपको बता रहा हूं, आपको बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम में इंस्टीट्यूट इस पे क्वेश्चन पूछ सकती है। इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हैं इस पे मॉडल टेस्ट पेपर में। मॉडल टेस्ट पेपर नाम के पेपर्स होते हैं, इंस्टीट्यूट अपने तरफ से पब्लिश करती है। इस अटेम्प्ट के लिए 10 मॉडल टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट ने इशू किए, 10। वो 10 मॉडल टेस्ट पेपर में ऑलमोस्ट हर दूसरे पेपर में इस पे क्वेश्चन आ रहा है। आपको एक सीधी सीधी बात बताता हूं, एक सीक्रेट। अगर इंस्टीट्यूट के कोई मटेरियल में कोई चीज पे क्वेश्चन बार बार आ रहा है, मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। खत्म, दिमाग लगाना ही नहीं है ना। वो 10 पेपर जब आप पढ़ोगे ना, वो कब पढ़ना है? अभी नहीं पढ़ना है। सुनो, मैं आपको वो और बता रहा हूं बच्चों, इंस्टीट्यूट के जो भी मॉडल टेस्ट पेपर है ना, वो पूरे कंप्लीट सिलेबस पे होते हैं, है ना। वो आप अभी पढ़ नहीं सकते क्योंकि अभी आपका सिलेबस हुआ नहीं है, राइट। अगर आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा तो आप वो मॉडल टेस्ट पेपर जब पढ़ोगे तब आपको ये रियलाइज होगा मैं क्यों बोल रहा हूं ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार इंस्टीट्यूट उस पर क्वेश्चन पूछ रही है। अगर गलती से क्वेश्चन आ गया,
वो मैंगोस वाला एग्जाम्पल अगर इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया कि वो मैंगोस उसने आगे भेजा नहीं, उसको मुंबई में सेल कर दिया, एजेंट सही है क्या, तो आपको 2-3 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। एक तो वो इमरजेंसी में काम कर रहा है, दूसरा एजेंसी में नेसेसिटी है, फिर आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा उसने गुड फेथ में काम किया और प्रिंसिपल से कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा था, तो वो वैलिड एजेंसी होगा। ये सब लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन का तड़का अगर लगाओगे लॉ में, मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, सीधी बात है। ठीक है, एक चीज और, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंप्लेन करते हैं सर सेक्शन लर्न नहीं हो रहे। ठीक है, ज्यादा लर्न मत करो सेक्शंस, एटलीस्ट वो तो लर्न करो जो मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है। जब क्लास में सर बोल रहे इंपॉर्टेंट है, वो तो सेक्शन लर्न कर ही सकते हो ना, है ना। पूरे सेक्शंस एकदम से लर्न नहीं हो गए, आई अग्री विद दिस पॉइंट कि पूरे सेक्शंस एक साथ लर्न नहीं हो रहे, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं बोल रहा हूं, एटलीस्ट वहां से तो एक स्टार्टिंग पॉइंट आपको करना है कि सर एटलीस्ट मैंने इतने सेक्शंस तो लर्न किए जो आपने इंपॉर्टेंट बोले। बताओ सही बोल रहा हो क्या? तो आपको वैसे लर्न करना पड़ेगा बच्चों, देयर इज नो अदर ऑप्शन। जो स्टूडेंट ने हर आंसर में सेक्शन लिखा है, मैं गारंटी देता हूं उसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। एवरेज जो स्टूडेंट स्कोर करे उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर करोगे आप, गारंटी है। अरे कोई चांस नहीं हो मार्क्स काटेगा। अगर आप सेक्शन नंबर सही लिखते हो ना, उसका काम आप बचा रहे हो। उसको लगेगा अरे स्टूडेंट ने सेक्शन कोड किया, मतलब इसको ये इंफॉर्मेशन, इसको नॉलेज है। उसका काम आसान इसलिए होगा बिकॉज वो ज्यादा देखेगा नहीं आपने डिटेल में क्या लिखा है। कभी कभी सेक्शन नंबर सही लिखा है और अंदर थोड़ा कचरा भी लिखा है ना, एक बार को इग्नोर हो सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं अंदर गाने लिखे हो, सेक्शन लिख दिया 189 और अंदर लिख रहे हो तुझे दिखा तो ये जाना सनम, ऐसा नहीं चलेगा। मतलब थोड़ा ढंग से लिखे हो। आई एम टेलिंग यू दिस वाई, कभी कभी हो सकता है आपने कंक्लूजन गलत लिख दिया, प्रोविजन याद नहीं आ रहा है, सेक्शन सही लिखा, एक एज होता है। पेपर चेक करने वाला इंसान है भाई, है ना, हो सकता है उससे भी गलती, वो सेक्शन देख के आपके आंसर को इग्नोर कर सकता है, वेरी मच पॉसिबल। ठीक है, चलो ये बताया मैंने आपको। अब बच्चों यहां जाओ, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, मेरे को आप बस बेसिक चीजें बता दो अबाउट सब एजेंट। एंड इसका एक और खतरनाक कॉन्सेप्ट है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। बच्चों सब एजेंट किस तरीके से दिखता है बताओ? सबसे ऊपर प्रिंसिपल, उसके नीचे और उसके भी नीचे सब एजेंट। ठीक है, एजेंट के एजेंट को क्या बोलते हैं? सब एजेंट। सब एजेंट किसके अंडर काम कर रहा है? एजेंट के। मतलब क्या एजेंट सब एजेंट को इंस्ट्रक्शंस देगा? बिल्कुल। बट बच्चों एज अ जनरल रूल, जो काम प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया है वो काम एजेंट किसी और को नहीं दे सकता है। डेलीगेटस नॉन पोटेस डेलीगर। फिर से रिपीट करो, डेलीगेटस नहीं 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 नहीं, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं रिपीट करो, डेलीगेटस नॉन पोटेस डेलीगर। इसका मीनिंग क्या है? जो काम डेलीगेट किया है प्रिंसिपल ने एजेंट को, वो काम एजेंट किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता है। बेसिकली सेक्शन बोलता है अपना काम खुद करो। ये लैटिन मैक्सिम क्या बोलता है? खुद का काम खुद करो भाई, जो काम तेरे को मिला है वो किसी और को मत दे। एजेंट जो काम तेरे को प्रिंसिपल ने दिया है वो काम तो किसी और को मत दे, ऐसा लॉ बोलता है। दिस इज जनरल रूल। इट मींस एज पर दिस रूल सब एजेंट अपॉइंट करना वैलिड नहीं है। क्या बताया मैंने? एज पर दिस रूल सब एजेंट अपॉइंट करना वैलिड नहीं है। फिर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कुछ एक्सेप्शनल केसेस में सब एजेंसी इज कंसिडर्ड एज वैलिड, एक्सेप्शंस में, है ना। तो कुछ एक्सेप्शंस है जहां पे सब एजेंसी वैलिड हो सकता है। अब ऐसे क्या एक्सेप्शंस है? हो सकता है कि एजेंट थोड़ा होशियार है। एजेंट को जब अपॉइंट किया गया था उसने फर्स्ट डे से क्लैरिफाई कर दिया, प्रिंसिपल को बोल दिया सर मेरे को जो आप काम दे रहे हो ना, मैं ये काम किसी और को भी दे सकता हूं। और प्रिंसिपल बोल रहा है ओके। अगर प्रिंसिपल अग्री करता है तो एजेंट सब एजेंट अपॉइंट कर सकता है ना। या फिर यह भी हो सकता है क्या कि उसका वैसे कस्टम था। कस्टम था मतलब प्रिंसिपल ने एजेंट को काम दिया और एजेंट प्रिंसिपल के सामने वो काम किसी को दे रहा है और प्रिंसिपल ने कुछ बोला नहीं। अगर इसके पहले 2-3 बार ऐसे हो चुका है कि प्रिंसिपल के काम देने पे एजेंट प्रिंसिपल के सामने वो काम किसी और को डेलीगेट करे, इसका मतलब वो आगे भी उसको डेलीगेट कर सकता है, वो हो जाएगा इंप्लाइड वे में सब एजेंसी का अपॉइंटमेंट वैलिड। सही है क्या बच्चों? या फिर कभी कभी ऐसे भी हो सकता है जो काम प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया वो इतना चिल्लर सा काम है, वो एजेंट करो या सब एजेंट करो प्रिंसिपल को फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मैंने ऑफिस स्टाफ में से किसी को बोला एक ग्लास पानी का लेके आ जाओ या फिर ये पानी का बोतल भर के लाओ, ये काम दे दिया। ये काम मैंने जिसको दिया उसने पानी का बोतल भरा नहीं, किसी और को बोल दिया।
तो कोई बहुत बड़ा पाप नहीं किया उसने। पानी का बोतल वो भरो या कोई और भरो, पानी तो पानी है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हो जाएगा, है ना। छोटे छोटे काम के लिए सब एजेंसी अपॉइंट किया जा सकता है। समझ में आया क्या? बोलो हाँ या ना। अच्छा, अब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर करो, एकदम शॉर्ट में आपको आंसर करना है, ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूं, बट आपको क्रक्स बता रहा हूं इसका। ये बताओ, ये जो सब एजेंट है ये किसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगा? एजेंट के। और प्रिंसिपल के नहीं करेगा। सब एजेंट को प्रिंसिपल से खास लगाव नहीं है, खास लगाव नहीं है ना। सब एजेंट किसका काम आनेगा? एजेंट का। अच्छा, अगर प्रिंसिपल ने कल को सब एजेंट को कुछ ऑर्डर दे दिया डायरेक्टली, क्या सब एजेंट बोल सकता है तू कौन है रे भाई? बोल सकता है। ऐसा क्यों बोलेगा? नॉर्मली बोलना नहीं चाहिए, बट अगर बोल दिया तो ही इज नॉट लीगली रॉन्ग। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है? एजेंट और सब एजेंट के बीच में, है ना। और सब एजेंट के लिए प्रिंसिपल कौन है? सब एजेंट के लिए प्रिंसिपल कौन है? अरे बाप रे, गलत समझ रहे हो। सब एजेंट के लिए ये मेन प्रिंसिपल कौन है? स्ट्रेंजर है। आप ऐसा समझ रहे हो क्या सब एजेंट का प्रिंसिपल कौन है? ये वैसा नहीं पूछ रहा हूं। सब एजेंट के लिए ओरिजिनल प्रिंसिपल कौन है? स्ट्रेंजर है, उसको कुछ खास लेना देना नहीं है। समझ में आया क्या? ठीक है, ये किसका काम आनेगा? एजेंट का। सब एजेंट का प्रिंसिपल कौन है? एजेंट। ठीक है, तो सब एजेंट सिर्फ एजेंट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। बताओ याद आ रहा है क्या? है ना। अच्छा, प्लीज ऐसा मत बैठो, सो जाओगे। हाँ, जागो ग्राहक जागो। चलो बच्चों, अब मेरे को आप एक और चीज का आंसर करो। ये सब एजेंसी जो होता है ना, ठीक है, इसमें एजेंट का क्या रोल है? सब एजेंट के काम के लिए एजेंट लायबल होता है। ठीक है, एक चीज और, अगर एजेंट ने सब एजेंट प्रिंसिपल को पूछ के अपॉइंट किया तो प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ एजेंट एज वेल एज सब एजेंट। मान लो एजेंट ने प्रिंसिपल को पूछा ही नहीं, बगैर पूछे सब एजेंट अपॉइंट कर दिया, अत्ता का है। प्रिंसिपल अब बोलेगा भाई ये सब एजेंट के काम धंधों के लिए मैं लायबल क्यों? तूने मेरे को पूछा ही नहीं। सिंपल हिसाब है, पूछ के करोगे प्रिंसिपल इज लायबल, बगैर पूछ के करोगे प्रिंसिपल इज नॉट लायबल, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ओके। ये भी बता दो, एजेंट और सब एजेंट में बॉन्डिंग कैसा है? सुपीरियर कौन, इंफीरियर कौन? एजेंट सब एजेंट। सुपीरियर कौन? एजेंट। और इंफीरियर कौन? सब एजेंट। कौन किसको ऑर्डर दे रहा है? एजेंट सब एजेंट को ऑर्डर दे रहा है। चलो ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, आगे मॉडल में लिखा है, अगर कल को एजेंट को काम से निकाला गया तो सब एजेंसी भी खत्म हो जाएगा क्या? अगर एजेंट ही नहीं बचा तो सब एजेंट क्या करेगा भाई? सब एजेंट का भी काम ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। क्लियर? अब बताओ जल्दी से, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कैसे होता है? सबसे ऊपर, सबसे ऊपर कौन है? प्रिंसिपल के नीचे कौन है? और एजेंट के नीचे है या साइड में? कौन है साइड में? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। बेसिकली सब्स्टिट्यूटेड एजेंट जो होता है, एक सेकेंड, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट जो होता है बच्चों, ठीक है, ये प्रिंसिपल का डायरेक्टली एजेंट है। द ओनली डिफरेंस इज दैट substituted agent is not directly appointed by the principal. Substituted agent is appointed by agent. Agent substituted agent को चूज करता है, बट substituted agent डायरेक्टली रिपोर्ट करता है प्रिंसिपल को। समझ में आया क्या? आया ना। इसका मतलब क्या बच्चों? इसका मतलब ये है कि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट एजेंट के नीचे काम नहीं कर रहा है। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट और एजेंट में इस तरीके का सुपीरियर इंफीरियर वाला बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? कभी भी कोई भी अगर आपको पूछता है एक अच्छा एग्जांपल बताओ सब्स्टिट्यूट एजेंट का, लॉयर वाला एग्जांपल दे दो। ठीक है, प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला कि मेरे को एक लॉयर चाहिए, मेरा एक केस कोर्ट में चल रहा है और उसके लिए एक अच्छा लॉयर ढूंढ के लाओ। प्रिंसिपल ने एजेंट को लॉयर ढूंढ के लाने के लिए बोला, एजेंट जाके लॉयर को ढूंढ के लाता है। तो ये जो लॉयर है ये एजेंट का नौकर थोड़ी ना है भाई। लॉयर जो है वो इंडिपेंडेंटली किसके लिए केस रिप्रेजेंट करेगा? प्रिंसिपल के लिए, है ना। बट ये लॉयर को चुना किसने, अपॉइंट किसने किया? एजेंट ने। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे केस स्टडी बनेगा एग्जाम में, सुनना। एजेंट का क्या रोल होता है सब्स्टिट्यूटेड एजेंसी में? बहुत सिंपल पॉइंट है, एजेंट को एक ही काम करना है। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को अपॉइंट करते समय उसको ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज करना है। नेग्लिजेंटली किसी भी एरे गहरे पर्सन को अगर उसने सब्स्टिट्यूटेड एजेंट अपॉइंट किया जिसकी वजह से प्रिंसिपल का नुकसान हो गया तो एजेंट का गला पकड़ा जाएगा।
प्रिंसिपल एजेंट बोलेगा अरे तूने ऐसे कैसे सब्स्टिट्यूट एजेंट अपॉइंट किया। अब ये बताओ, अगर आप एजेंट हो और अगर आपको आपके प्रिंसिपल ने बोला अच्छा लॉयर अपॉइंट करो, आप क्या देखोगे? पहले ये चेक करो लॉयर लॉयर है क्या, लॉयर लॉयर है क्या, कैसे चेक करोगे? उसका डिग्री चेक करो, ठीक है। और एक चीज और बोला, अच्छा लॉयर चाहिए, अच्छा लॉयर कैसे समझेगा? उसका एक्सपीरियंस चेक करो, उसने पहले कितने केसेस जीते, वो सब चेक करो। वो सब चेक करने के बाद अगर आपने एक अच्छा लॉयर चूज किया, उसके बावजूद वो लॉयर ने प्रिंसिपल को केस हरा दिया, अब एजेंट क्या बोलेगा? एजेंट बोलेगा ये लॉयर जाने और आप जाने सर, मैंने तो मेरा कर्तव्य निभाया है, मैंने मेरा काम बराबर किया है, सही है। बट इमेजिन करो वो लॉयर लॉयर था ही नहीं, उसने कभी लॉ का एग्जाम ही नहीं दिया है, और ऐसे पर्सन को चुना है एजेंट ने एज सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। बताओ ऐसे में अगर केस हार जाता है प्रिंसिपल, तो यहां पे क्या प्रिंसिपल एजेंट को बोलेगा अरे भाई तूने कौन से पर्सन को मेरा एजेंट बना दिया? बोल सकता है क्या? यस, दैट इज वेयर एजेंट वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। समझा क्या? पक्का? इज इट इजी? सब बता दिया मैंने ब्रॉडली अबाउट एजेंसी एंड अबाउट द टाइप्स ऑफ एजेंट्स। कौन से दो टाइप्स है? सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूट एजेंट। नाउ एग्जाम में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, डिफरेंस बिटवीन सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूट एजेंट। एंड बच्चों मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, एज अ जनरल रूल मॉड्यूल में जितने भी डिस्टिंग्विश बिटवीन दिए ना, हर एक बाय डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट है, इग्नोर कर ही नहीं सकता कोई स्टूडेंट। पढ़ के जाना है उसको, कंफर्म पढ़ के जाना है। 100 मार्क का पेपर कर दिया यार, पहले लॉ 60 मार्क्स का था, अभी 100 मार्क का पेपर आ रहा है। 100 मार्क्स के पेपर में आपको डिफरेंसेस इंस्टीट्यूट पूछती है, ज्यादा उसका चांस है भी पूछने का। जितने भी मॉडल में डिफरेंसेस दिए उसको बहुत अच्छे से करके जाओ। बेलमेंट वर्सेस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल लीन वर्सेस पर्टिकुलर लीन वेरी इंपॉर्टेंट, सब एजेंट सब्स्टिट्यूट एजेंट वेरी इंपॉर्टेंट। बोलने की जरूरत नहीं इंपॉर्टेंट है क्या, वो बाय डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट है, एक को भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। आ जाओ यहां पे जल्दी से इसका डिफरेंस मैं बता रहा हूं, सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। फटाफट फटाफट इसको हम लोग देख लेते हैं, रुक जाओ, ये देख लो, यहां लिखा है सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूट एजेंट। सबसे फर्स्ट, सब एजेंट डज हिज वर्क अंडर द कंट्रोल एंड डायरेक्शंस ऑफ एजेंट। सब एजेंट किसके अंडर काम कर रहा है? एजेंट के। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट डायरेक्टली किसके अंडर काम कर रहा है? प्रिंसिपल के। बट उसको अपॉइंट कौन किया? एजेंट। अच्छा, एजेंट नॉट ओनली अपॉइंट्स अ सब एजेंट बट ऑल्सो डेलीगेट्स टू हिम अ पार्ट ऑफ हिज ओन ड्यूटीज। एजेंट सब एजेंट को अपॉइंट भी करता है और अपना काम भी दे रहा है। यहां पे क्या लिखा है? एजेंट डज नॉट डेलीगेट एनी पार्ट ऑफ हिज टास्क टू सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। एजेंट अपना काम सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को नहीं दे रहा है। एजेंट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को सिर्फ अपॉइंट कर रहा है, और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट पूरा किसका काम कर रहा है? प्रिंसिपल का, है ना। नेक्स्ट, देयर इज नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड सब एजेंट। मतलब प्रिंसिपल और सब एजेंट स्ट्रेंजर्स है, अभी बताया, है ना। और यहां पे बोल रहा है भाई प्रिंसिपल और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के बीच में प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को पैसा कौन देगा? वो लॉयर को सैलरी कौन देगा? लॉयर को फीस कौन देगा? प्रिंसिपल। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना। नेक्स्ट, सब एजेंट is responsible to agent alone and is not generally responsible to principal। सब एजेंट प्रिंसिपल को बोलेगा भाई तू है कौन, बोल सकता है, टेक्निकली लीगली इज राइट अगर वो ऐसा बोल रहा है तो। बट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट ऐसा कभी नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट जो है वो प्रिंसिपल को ही अपना पूरा रिपोर्टिंग करेगा, है ना। सिर्फ ओरिजिनल एजेंट ने उसको अपॉइंट किया, बाकी सब वो रिपोर्टिंग प्रिंसिपल को ही करता है ना। नेक्स्ट, एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू दी प्रिंसिपल। ये तो मैंने अभी बताया बच्चों, बार बार वही हो रहा है। एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू दी प्रिंसिपल फॉर दी एक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। बच्चों अभी मैंने बताया आपको, एजेंट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट एजेंट को यहां पे क्या करना चाहिए? ढंग से सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को अपॉइंट करना चाहिए। वहां नेग्लिजेंट अगर वो रहता है और गलत काम सब्स्टिट्यूटेड एजेंट करता है तो एजेंट पे ब्लेम आएगा इसका, ठीक है। सब एजेंट हैज नो राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट दी प्रिंसिपल फॉर रेम्युनरेशन ड्यू टू हिम। ऑब्वियसली बच्चों, और यहां क्या लिखा है? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कैन स्यू दी प्रिंसिपल फॉर रेम्युनरेशन। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को पैसा कौन देगा, रेम्युनरेशन कौन देगा? प्रिंसिपल, राइट। सब एजेंट्स में बी इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड। मतलब प्रिंसिपल को बगैर पूछे एजेंट ने सब एजेंट अपॉइंट किया, पॉसिबल है। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कभी भी प्रिंसिपल के कहने पे ही अपॉइंट होता है ना। ऐसे ही जाके लॉयर थोड़ा ना अपॉइंट करेगा, प्रिंसिपल ने बोला इसलिए उसने अपॉइंट किया। और करेगा, एजेंट रिमेन्स लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट। ऑब्वियसली सब एजेंट गलत काम करता है, एजेंट लायबल है, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का बॉन्डिंग है ना। और यहां पे मैंने बताया बच्चों, एक बार एजेंट ने सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को नाम बोल दिया बराबर से, अब वो
सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, बट उसका नाम लेते समय ढंग से उसको अपॉइंट करना पड़ेगा। नेग्लिजेंट यहां नहीं रह सकते। बताओ सब समझा क्या, हाँ या ना? लास्ट पॉइंट फॉर दिस लेक्चर जो हम लोग बहुत बार कर रहे हैं और ये आपको बहुत इजी अब लगेगा रिवीजन में, क्या पढ़ेंगे? ड्यूटीज एंड, नहीं, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस एंड राइट्स, ये 2 पॉइंट्स पढ़ने हैं, ठीक है? ड्यूटीज कितने टोटल एजेंट के? टोटल 9 ड्यूटीज है एजेंट के, और बहुत इजी है, फटाफट बताओ। अब पहले उसको ब्रेक करते हैं। टोटल 9 ड्यूटीज है एजेंट के, जिसमें फर्स्ट और सेकंड ड्यूटी कैसे है वो बता रहा हूं। फर्स्ट ड्यूटी है प्रिंसिपल जो बोलता है उसका कहां मानना है। सेकंड ड्यूटी है कभी कभी प्रिंसिपल सारी चीजें बताएगा नहीं, कॉमन सेंस से एजेंट को कुछ खुद से समझ में आना चाहिए, ठीक है? फर्स्ट ड्यूटी है ड्यूटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस एंड कस्टम्स। जो जो इंस्ट्रक्शंस प्रिंसिपल ने एजेंट को दिए वो सब किसको फॉलो करना पड़ेगा? एजेंट को, ठीक है? या फिर कभी कभी कस्टम्स होते हैं, कस्टम्स मतलब प्रथा कुछ चल रही है बिजनेस की, वो सब एजेंट को फॉलो करना है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। सपोज इमेजिन करो प्रिंसिपल के बिजनेस में कस्टम था उधारी पे सामान बेचना नहीं है, कस्टम था, ठीक है? अगर एजेंट किसी को उधारी पे सामान बेचता है तो क्या एजेंट अपना ड्यूटी बराबर से निभा रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने कस्टम को फॉलो नहीं किया, है ना? एक और एग्जाम्पल जो नोट्स में भी है, प्रिंसिपल के बिजनेस में कस्टम था, पैसा आया कस्टमर से, उसको कहीं इन्वेस्ट करना है, उसको बैंक में जाके जमा करना है ताकि उस पर इंटरेस्ट मिले, ये कस्टम है। अगर एजेंट ने ये नहीं किया तो एजेंट विल बी लायबल, क्योंकि उसने प्रिंसिपल के कस्टम को फॉलो नहीं किया, ठीक है? कुछ चीजें प्रिंसिपल एजेंट को डायरेक्टली बोलेगा नहीं, ये खुद से समझ में आना चाहिए एजेंट को। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज प्रिंसिपल ने एजेंट को परमिशन दिया उधारी पे सामान बेच सकता है, एजेंट जाके इंसॉल्वेंट पर्सन को उधारी पे सामान बेच रहा है, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ये सेकंड ड्यूटी में आता है। सेकंड ड्यूटी का नाम क्या है? ड्यूटी ऑफ रीजनेबल स्किल एंड केयर। किसको रीजनेबल स्किल और केयर रखना चाहिए? एजेंट को। इसको बोलते हैं ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज करो। ड्यू डिलीजेंस मतलब कॉमन सेंस, खुद का दिमाग भी लगाओ। एजेंट को बोला गया उधारी पे सामान बेचो, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी बेचो, खुद का भी दिमाग लगाओ, है ना? थर्ड ड्यूटी, व्हाट इज थर्ड ड्यूटी? ड्यूटी टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स। बच्चों इसका मतलब ये है प्रिंसिपल जब कभी भी एजेंट को कोई भी चीज का हिसाब मांगेगा, डिमांड करने पे एजेंट को वो हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा, और जब भी वो कोई चीज का हिसाब मांगता है, वो हिसाब जब एजेंट देता है, इट शुड ऑलवेज बी सपोर्टेड बाय वाउचर्स। 2 कीवर्ड्स है, ऑन डिमांड, वाउचर। कौन डिमांड करेगा? प्रिंसिपल। जब भी डिमांड करेगा तो एजेंट को अकाउंट्स देना पड़ेगा, सपोर्टेड बाय वाउचर्स। क्लियर है? नेक्स्ट, फोर्थ ड्यूटी, ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल। ये तो मैंने आपको इस लेक्चर में 2 बार बताया। अगर नेसेसिटी में, इमरजेंसी में सेक्शन 189 के हिसाब से एजेंट अगर गुड फेथ में कुछ एक्ट करता है, वो एक्ट करने के पहले उसको एक बार कम्युनिकेट करना चाहिए। किसके साथ? प्रिंसिपल के साथ। अगर पॉसिबल नहीं है तो इमरजेंसी में एक्ट कर रहा है, गुड फेथ में, प्रिंसिपल का लॉस होने से बचा रहा है, तो चलेगा, वो एजेंसी वहां भी लॉ वैलिड मानता है, ठीक है? नेक्स्ट ड्यूटी बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एंटायर एजेंसी, जिसपे सबसे ज्यादा केस स्टडी वाले क्वेश्चन बने। एजेंट कभी भी खुद के अकाउंट में डील नहीं कर सकता। इसका मतलब यह कि एजेंट कभी भी खुद का सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाना चाहिए। अगर एजेंट ने प्रॉफिट कमाया सीक्रेटली प्रिंसिपल का यूज करके, तो यहां पे अब इसके 2 कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, 215, 216। 215 के हिसाब से प्रिंसिपल कैन नाउ कैंसिल दिस कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एजेंट ने सीक्रेटली प्रॉफिट कमाया, है ना? बच्चों रेप्यूडिएट करना मतलब कैंसिल करना, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा? वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा? करना है नहीं करना है वो मर्जी, किसकी मर्जी है? प्रिंसिपल की, ठीक है? सेकेंडली, अगर एजेंट ने सीक्रेटली कुछ प्रॉफिट कमाया तो अब लॉ बोलता है एजेंट को सीक्रेट प्रॉफिट रिटर्न करना है। किसको रिटर्न करना है? प्रिंसिपल को, और प्रिंसिपल को क्लेम कर सकता है। दिस इज एज पर सेक्शन 216। सही है, ठीक है? और यही पॉइंट 6th पॉइंट के ड्यूटी में भी वही रिपीट हो रहा है, देख लो। ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट, इसका कौन सा केस लॉ है? इसका कौन सा केस मैंने बताया था?
प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला जाओ मेरी प्रॉपर्टी बेचो। एजेंट जाके प्रॉपर्टी देखता है, प्रॉपर्टी देखने पे उसको समझता है कि ये प्रॉपर्टी के पीछे तो ग्रेनाइट माइन है, और एजेंट वो प्रॉपर्टी खुद ही खरीद लेता है। बट एजेंट ने ये चीज छुपा दी प्रिंसिपल से कि वो प्रॉपर्टी में ग्रेनाइट माइन भी है ना, और उसको ग्रेनाइट माइन मिली है। इन दैट केस यहाँ पे एजेंट धोखा दे रहा है प्रिंसिपल को, फ्रॉड कर रहा है उसके साथ, सीक्रेट प्रॉफिट अर्न कर रहा है। 215 के हिसाब से प्रिंसिपल कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, एंड 216 के हिसाब से सीक्रेट प्रॉफिट अब एजेंट को रिटर्न करना पड़ेगा अपने प्रिंसिपल को। याद आ रहा है क्या? 7 पॉइंट, ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, रिपीट नहीं करूंगा। सेक्शन 190 के हिसाब से जो काम एजेंट को मिला है वो काम एजेंट किसी और को देना नहीं चाहिए। डेलीगेटस नॉन पोटेस डेलीगेट। नेक्स्ट ड्यूटी, एजेंट्स ड्यूटी टू पे सम्स रिसीव्ड फॉर प्रिंसिपल। अगर एजेंट ने किसी कस्टमर से पैसा रिकवर किया है, वो प्रिंसिपल का पैसा है, बट वो पैसा देने के पहले एजेंट 3 अमाउंट्स को कट कर सकता है। कौन से 3 अमाउंट्स को? एजेंट खुद का रेम्युनरेशन कट कर सकता है, एजेंट ने कुछ बिजनेस के खर्चे किए अपने जेब से, वो भी कट कर सकता है, एजेंट ने कुछ एडवांस में लाइब्रेरी चुका है प्रिंसिपल के, वो भी अमाउंट कट करेगा। बैलेंस अमाउंट उसको देने की ड्यूटी है। प्रिंसिपल के पैसे तो वो प्रिंसिपल को रिटर्न करना चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट ड्यूटी ये है कि एजेंट को बिजनेस के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को रिवील बाहर नहीं करना चाहिए, किसी को भी बताना नहीं चाहिए, स्पेशली कॉम्पिटिटर्स को जाके बोलना नहीं चाहिए। सब समझ में आया क्या बच्चों? विल डू वन थिंग, राइट्स जो है ना हम लोग कल डिस्कस करते हैं, राइट्स के साथ बैलेंस पॉइंट्स कल के लेक्चर में हम लोग रिवाइज करेंगे, राइट। विल स्टॉप हियर।